हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी और मुझे लगता है कि और ज़्यादा अच्छी चल रही होगी क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम कैलेंडर आ चुका है जिसमें आपका कनिष्ठ सहायक का जो निर्धारित डेट है वो आ चुकी है। तो इसको देखते हुए दोस्तों, जो परीक्षा वाली महाकुंभ आपके लिए लाए हैं हम, इसको आपको रेगुलर देखना चाहिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि परीक्षा वाली महाकुंभ आपका बहुत काम आने वाला है आगामी परीक्षा में। ठीक है, जब आप परीक्षा में अपेयर होंगे तब आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि कितनी महत्वपूर्ण ये परीक्षा वाली महाकुंभ वाली सीरीज है। तो परीक्षा वाली महाकुंभ में हमारा अध्याय 6 चल रहा था परीक्षा वाली का, जिसके अंतर्गत हम देख रहे थे उत्तराखंड राज्य में जो वन है, वनों के प्रकार देखा, वन नीतियाँ देखिए, कुछ प्रमुख वन आंदोलन देखिए, उसके साथ साथ हमारे कुछ वनों से संबंधित हमने यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा था। ठीक है, जो कि भाग 12 में कंप्लीट हुआ। आज जो भाग 13 है उसमें अध्याय 6 का दूसरा भाग कंप्लीट करेंगे। इसमें आज हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य में जो वन्य जीव एवं संरक्षण है उसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, कौन कौन से यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को हम पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण सेशन रहेगा आज का। हालांकि ये टॉपिक बहुत इजी है, परीक्षा वाली किताब से आप आराम से इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं, लेकिन साथ में पढ़ने में जो मज़ा है और जो रिवीजन होता है उसका अलग ही एक अपना स्टैंडर्ड होता है और ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में काम आता है और आपके जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वहाँ पे बैठा रहता है। तो कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो गलती होने की संभावना न के बराबर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आ जाइए दोस्तों। लाइव सेशन में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ, सभी लोगों को अभिवादन। और यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के नेशनल पार्क, उत्तराखंड के वन्य जीव अभ्यारण्य, उत्तराखंड राज्य के जो हमारे संरक्षण आरक्षित हैं और साथ ही उत्तराखंड का जो बायोस्फीयर रिजर्व है, सभी के बारे में विस्तार से चर्चा होगी। की पॉइंट को पकड़ कर ही आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं दोस्तों वन्य जीव एवं संरक्षण के पहले पॉइंट पे। तो उत्तराखंड राज्य में देखिए वन्य जीव एवं संरक्षण का जो पहला प्रयास हुआ 1935 में, पहला प्रयास होता है दोस्तों देहरादून में। तो देहरादून में दोस्तों एक वन्य जीव विहार बनाया जाता है जिसको हम जानते हैं मोतीचूर वन्य जीव विहार के नाम से। अब बाद में तो ये मोतीचूर वन्य जीव विहार 1983 में मर्ज हो जाता है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, तो इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। लेकिन कभी भी अगर क्वेश्चन ये बनता है आपका कि उत्तराखंड राज्य का जो प्रथम वन्य जीव विहार था कौन सा था, तो वो हमारा मोतीचूर वन्य जीव विहार था, देहरादून में स्थापित था ये। ठीक है, और अभी वर्तमान समय की बात करते हैं दोस्तों, तो वर्तमान समय में उत्तराखंड राज्य में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 7 वन्य जीव विहार हैं, 4 संरक्षण आरक्षित हैं और इसके साथ साथ हमारा एक उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान और एक जैव सुरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, तो सभी के बारे में विस्तार से चर्चा होगी। थोड़ा यहाँ पे आप जान लीजिए दोस्तों, जो हमारा नेशनल पार्क होता है और जो हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य होता है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। इसको आपको समझना चाहिए कि क्या अंतर होता है एक राष्ट्रीय पार्क और एक वन्य जीव अभ्यारण्य में। ठीक है, राष्ट्रीय पार्क जो होता है दोस्तों एक निश्चित क्षेत्र में, ये जो वहाँ पर जितने भी हमारे पादप हैं, सरीसृप हैं, उसके साथ साथ जो भी हमारे जानवर हैं, स्तनधारी हैं, इन सभी के संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा बनाया गया हुआ एक रिजर्व क्षेत्र होता है नेशनल पार्क। ठीक है, जबकि जो हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य होता है वो किसी एक स्पेशल जानवर के लिए ज़्यादा फेमस होता है, बस ये अंतर होता है। नेशनल पार्क में अगर आपकी एंट्री है वो पूर्णतया प्रतिबंधित रहती है, यानी कि विदाउट परमिशन आप यहाँ पे नहीं जा सकते। और सेम ऐसा ही हमारा रहता है, लेकिन कंडीशन इसमें थोड़ा कम रहती है। हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य में इतने स्ट्रिक्ट यहाँ पे रूल नहीं होते वन्य जीव अभ्यारण्य के संदर्भ में। वहाँ पे एंट्री ली जा सकती है लेकिन विदाउट परमिशन वहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं की जा सकती। लेकिन नेशनल पार्क में विदाउट परमिशन आप एक्टिविटी तो छोड़िए, एंट्री भी नहीं कर सकते, ये अंतर होता है। ठीक है, नेशनल पार्क एक समुचित पूरा उपक्रम है, देख सकते हैं, एक ऐसा हमारा संरक्षित क्षेत्र है जहाँ पे बहुत से हमको जीवों की प्रजातियाँ, पादप प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी। जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य में ये चीज़ें तो होंगी लेकिन स्पेशली फिर भी वो वन्य जीव अभ्यारण्य एक पशु के लिए कहीं ना कहीं क्या होगा, ज़्यादा फेमस होगा। यही डिफरेंस होता है, बाकी चीज़ें सेम है दोनों में। ठीक है, दोनों ही चीज़ें बनाई जा रही हैं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए और इसके साथ साथ अन्य जो भी हमारे कीट पतंगे सरीसृप जितनी भी प्रजातियां उनके संरक्षण के लिए ये चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये होता है नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य। अब यहाँ पर हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य का जो सबसे पहला स्थापित होने वाला राष्ट्रीय उद्यान था। सबसे पहले जो 6 राष्ट्रीय उद्यान है उनकी बात करेंगे तो सबसे पहला नाम है इसमें उत्तराखंड का पहला राष्ट्रीय पार्क जिसका नाम था हेली नेशनल पार्क। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उत्तराखंड ही नहीं दोस्तों, भारत ही नहीं बल्कि एशिया का भी ये पहला नेशनल पार्क था। एशिया में स्थापित होने वाला पहला नेशनल पार्क था हेली नेशनल पार्क, जिसको वर्तमान में हम जानते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क के नाम से। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में और 1936 में इसका नाम रखा गया था
हेली नेशनल पार्क। क्यों? क्योंकि 1936 में जो संयुक्त प्रांत था उसके तत्कालीन गवर्नर कौन थे? मैल्कम हेली थे। तो उनको सम्मान देने के लिए इस पार्क का नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया था। उसके बाद 1947 का टाइम आता है दोस्तों, देश आज़ाद हो जाता है। तो 47 के बाद इस पार्क का नाम, इस उद्यान का नाम रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क। और उसके 10 सालों के बाद दोस्तों 1957 में इस पार्क का नाम रखा जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्यों रखा जाता है दोस्तों? इसके पीछे भी रीजन है। 1955 में दोस्तों हमारे जो मशहूर पर्यावरण प्रेमी थे या हमारे आदमखोर बाघों के शिकारों के लिए जाने जाते थे जिम कॉर्बेट, इनका केनिया बस जाते हैं अंतिम समय, तो नैरोबी में ही इनका निधन हो जाता है 1955 में। तो इनको श्रद्धांजलि देने के लिए 2 वर्ष पश्चात पार्क का नाम इनके नाम पे कर दिया जाता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये पूरी कहानी थी। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों स्पेशली जाना जाता है बाघों के संरक्षण के लिए। ठीक है, किसके संरक्षण के लिए? बाघों के संरक्षण के लिए, क्योंकि 1 नवंबर 1973 को इसे भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। अब क्वेश्चन कभी बनेगा, उत्तराखंड राज्य का या भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र किस उद्यान को घोषित किया गया था? तो वो हमारा था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड राज्य की बात करते हैं दोस्तों, तो बाघों की जनगणना में उत्तराखंड का देश में तीसरा स्थान है। पहले स्थान पे मध्य प्रदेश है, सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में है। दूसरे स्थान पे कर्नाटक है हमारा, और तीसरे स्थान पे हमारा उत्तराखंड है। ठीक है, बाघों की संख्या में, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में 2018-19 की जनगणना के अनुसार 442 बाघ हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बाघ हैं उत्तराखंड में, और सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। हालांकि और उद्यानों में भी हमारे बाघ देखने को मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर बाघ जो हैं वो जिम कॉर्बेट में ही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को। जिम कॉर्बेट पार्क का जो हमारा क्षेत्रफल है दोस्तों वो है 520.82 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 520.82 वर्ग किलोमीटर। लास्ट किसी एग्जाम में पूछा गया था। और जिम कॉर्बेट पार्क दोस्तों किसी इंडिविजुअल जनपद में नहीं है, ये 2 जनपदों में विस्तृत है, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में। तो इसका जो प्रवेश द्वार है वो नैनीताल की तरफ से, रामनगर की तरफ से, ढिकाला नामक प्लेस से। ठीक है, तो ज़्यादातर टूरिस्ट जो हैं यहीं से एंट्री लेते हैं। लेकिन बात की जाए अगर पूरे 520 वर्ग किलोमीटर में से, तो 312 जो वर्ग किलोमीटर है वो हमारा पौड़ी में गया हुआ है, जबकि 208.8 वर्ग किलोमीटर है नैनीताल में। ठीक है, तो इतना भाग हमारा नैनीताल में है और इतना भाग हमारा पौड़ी में है। टोटल इसका एरिया है 520.82 वर्ग किलोमीटर। इसका जो प्रवेश द्वार है ढिकाला है, मैं बता चुका हूँ, नैनीताल रामनगर के निकट इसका प्रवेश द्वार है। और इसके अलावा दोस्तों इस पार्क से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बातों को मैं बोलूँ तो इसी पार्क के मध्य से गुजरता है कंडी मार्ग। ठीक है, जो कंडी मार्ग है जो कि हमारा रामनगर को कोटद्वार से जोड़ता है, कंडी मार्ग वो इसी पार्क के बीचों बीच से होकर गुजरता है। हालांकि अभी तो ये पूर्णतः इसमें चला नहीं है, ये अभी इसको हम बोल सकते हैं लाइव नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि सेंसिटिव प्लेस के बीच से जा रहा है, तो अगर इसमें आवागमन होगा तो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा हमारे वन्य जीवों पे। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने ठंडे बस्ते में डाला हुआ है अभी इस कंडी मार्ग को। कई बार घोषणाएं होती है कि कंडी मार्ग जल्दी ही शुरू किया जाएगा। फायदा ये था इसका कि कुमाऊं से, यानी कि हमारे नैनीताल जनपद से पौड़ी का जो रास्ता है बहुत कम हो जाता कंडी मार्ग से, सीधे बीचों बीच से हम गुजर जाते हैं। ठीक है, ये था। दूसरा हमारे जो पाटली दून नामक प्लेस है, पाटली दून, ये पूछा भी गया था लास्ट एग्जाम में। पाटली दून भी हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच स्थित है। ठीक है, ये भी आप नोट कर लें। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा जिम कॉर्बेट है इसको 2012 में 500 मीटर का जो एरिया है इसके चारों तरफ का, उसको साइलेंस जोन घोषित किया गया। यानी कि जो ये जिम कॉर्बेट पार्क है, मान लीजिए ये जिम कॉर्बेट पार्क है, ठीक है, और इसके आसपास का जो एरिया देखिए, ये 500 मीटर तक यहाँ पर कोई भी आवाज़ करना या कोई भी एक्टिविटी करना गैर कानूनी है। इवन ड्रोन वगैरह चला के यहाँ पे स्नैपशॉट भी नहीं ले सकते हम। ठीक है, अगर ये करते हैं तो ये भी गैर कानूनी माना जाता है। यानी कि 500 आधा किलोमीटर तक यहाँ पे क्या होगा, पार्क के बाहर साइलेंस जोन बनाया गया। ठीक है, इतने में भी हल्ला नहीं करना है। तो देखिए वन्य जीवों के लिए सरकार बहुत प्रयासरत है, तो अपने स्तर पे हर किसी ने इसको प्रमोट करना चाहिए। बाकी दोस्तों यहाँ पे 2013 में 118 सदस्यीय स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स भी बनाई गई, तो बाघों की सुरक्षा के लिए, ताकि बाघों का अवैध शिकार ना हो सके और अन्य जो भी महत्वपूर्ण यहाँ पे बाघों को सिक्योरिटी चाहिए, उसके लिए 2013 में यहाँ पे एसटीपीएफ का गठन भी होता है, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, बाकी हम बात कर चुके हैं, इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो 520.82 वर्ग किलोमीटर है, ये आप याद रखेंगे। देखिए ध्यान रखेंगे, राज्य के अगर सभी उद्यानों की मैं बात करता हूँ ना, जितने भी हमारे राष्ट्रीय उद्यान है उसमें सर्वाधिक पर्यटक जो होते हैं वो हमारे इसी में आते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो नाइट सफारी वगैरह होती है, यानी कि कभी क्वेश्चन बनेगा आगामी परीक्षा में कि उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं, तो आपका आंसर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये हो गया जिम कॉर्बेट।
अगला जो पार्क है दोस्तों वो है गोविंद नेशनल पार्क। गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी जनपद में है। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी और गोविंद नेशनल पार्क 472 वर्ग किलोमीटर में फैला है दोस्तों। गोविंद नेशनल पार्क जो है इसका जो मुख्यालय है वो देहरादून के राष्ट्रीय राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में है, यानी कि जो मुख्यालय है इसका हेडक्वार्टर है वो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में है, ठीक है। बाकी देखिए अगर मैं बात करूँ गोविंद राष्ट्रीय उद्यान तो इसकी स्पेशलिटी क्या है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं स्नो लेपर्ड, यानी कि हमारे स्नो लेपर्ड का मतलब है हिम तेंदुआ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो गोविंद नेशनल पार्क 1980 उत्तरकाशी में 472 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। यह चमोली जनपद में है दोस्तों और 624 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इस नंदा देवी नेशनल पार्क का जो मुख्यालय है वो जोशीमठ में है, चमोली में ही। इस उद्यान में आपको देखने को मिल जाएगा मस्क डियर और हमारा राजकीय जो पक्षी है मोनाल वगैरह और स्नो लेपर्ड भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो नंदा देवी नेशनल पार्क जो हमारे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है ना, उसी के अंतर्गत ये पार्क भी है, अभी हम पढ़ेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता है एक बहुत बड़े भूभाग को हमारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है, ठीक है, तो वो हम अभी पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों फूलों की घाटी अगला जो है बहुत महत्वपूर्ण है ये राष्ट्रीय उद्यान। हालांकि उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क है ये, ठीक है, फूलों की घाटी जो नेशनल पार्क है, क्योंकि जो फूलों की घाटी नेशनल पार्क है दोस्तों मात्र 87.5 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है ये, ठीक है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये बनता है कि ये उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक जैव विविधता वाला राष्ट्रीय उद्यान है। कभी क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड राज्य का जो सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट वाला हमारा नेशनल पार्क कौन सा है, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा फूलों की घाटी। तो उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क है ये, पहला पॉइंट तो ये मिल गया आपको। फूलों की घाटी नेशनल पार्क है, इसकी लोकेशन है चमोली में। यहाँ पर जो फूलों की घाटी है इस पार्क के अंतर्गत उसकी खोज 1931 में एक ब्रिटिश पर्वतारोही ने की थी जिसका नाम था फ्रैंक स्मिथ, तो इसने की थी 1931 में, ठीक है। फूलों की घाटी जो है वो नर और गंधमादन पर्वतों के बीच में है। नर और नारायण पर्वतों के बीच में बद्रीनाथ है, जबकि नर और गंधमादन पर्वत के बीच में फूलों की घाटी है। 3600 मीटर की ऊंचाई पे फूलों की देख सकते हैं हम, जो बहुत ही खूबसूरत घाटी है। इस घाटी के बीचों बीच पुष्पावती नदी बहती है जो कि कामेत पर्वत के शिखर से पाद से निकलती है, क्योंकि पुस्तोया ताल है वहाँ पे, वहीं से निकलती है हमारी पुष्पावती नदी। और फूलों की घाटी के बीच में दोस्तों एक ताल भी है जिसका नाम है लिंगा ताल, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। फूलों की घाटी के बीचों बीच लिंगा ताल है। फूलों की घाटी को 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है उत्तराखंड ग्रुप सी एग्जाम में कि फूलों की घाटी को किस वर्ष विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, तो 2005 में किया गया था। और फ्रैंक स्मिथ जो यहाँ पे आया था ब्रिटिश पर्वतारोही, उसने 2500 फूलों की यहाँ पे प्रजातियाँ किस्में ढूंढी, जिसमें से 250 किस्में वो अपने साथ अपने देश ले गया, ठीक है। इस फूलों की घाटी को दोस्तों जो राष्ट्रीय उद्यान के बीच में फूलों की घाटी है या फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, इसको स्थानीय भाषा में दोस्तों गंधमादन घाटी, भूंडार घाटी, बैकुंठ घाटी, पुष्पावली घाटी, फ्रैंक स्मिथ घाटी आदि नामों से भी जाना जाता है। कभी क्वेश्चन ही बनेगा कि फूलों की घाटी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो स्थानीय भाषा में इसको भूंडार घाटी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, भूंडार घाटी, ये ध्यान रखेंगे। और देखिए पौराणिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है। फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में नंद कानन कहा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में नंद कानन यानी कि नंद का बगीचा बोला गया, जबकि कालिदास की जो रचना है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेघदूतम, तो मेघदूतम में फूलों की घाटी को अलका बोला गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फूलों की घाटी से जो कि आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ब्रह्म कमल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद जो अगला नेशनल पार्क है दोस्तों वो है राजाजी नेशनल पार्क। इसकी स्थापना हुई थी 1983 में और इसका क्षेत्रफल है 820.242 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कितना क्षेत्रफल इसका, 820.42 वर्ग किलोमीटर। देखिए राजाजी नेशनल पार्क हमारा 3 जनपदों में विस्तृत है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल, और इसका मुख्यालय है देहरादून में। राजाजी नेशनल पार्क जब 1983 में बना तो इसका नाम भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे ना, भारत के अंतिम भी बोल सकते हैं और पहले भी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उनका उपनाम था राजाजी, तो उनके नाम पर ही इस राजाजी नेशनल पार्क का नामकरण हुआ 1983 में। और राजाजी नेशनल पार्क दोस्तों हमारा एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए फेमस है। जैसे हमने जिम कॉर्बेट पढ़ा अभी बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही हमारा राजाजी हाथी संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए अगला जो पार्क है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगला पार्क है गंगोत्री नेशनल पार्क।
गंगोत्री नेशनल पार्क की बात करते हैं दोस्तों, तो ये उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा नेशनल पार्क है फूलों की घाटी नेशनल पार्क, जबकि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नेशनल पार्क पूछेगा तो गंगोत्री नेशनल पार्क। इसकी स्थापना होती है 1989 में, ठीक है, महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखना है। 1989 में इसकी स्थापना होती है। इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो है 2390 वर्ग किलोमीटर। देखिए कितना बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, 2390 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पे भी दोस्तों सबसे बड़ी जो स्पेशलिटी है गंगोत्री नेशनल पार्क की, वो हमारी यहाँ पे भी स्नो लेपर्ड वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, और इसके साथ साथ बहुत से दुर्लभ प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। और उत्तरकाशी में लोकेटेड है हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया दोस्तों हमारे जो राष्ट्रीय पार्क हैं उत्तराखंड राज्य में, जितने भी राष्ट्रीय पार्क हैं इनके बारे में हमने पढ़ लिया। एक बार क्विक रीजन देख लेते हैं। तो कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में, क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर और स्थिति है पौड़ी और नैनीताल में। दूसरा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1980 में स्थापित हुआ, 472 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, उत्तरकाशी में स्थित है। तीसरा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में स्थापित हुआ, 624 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, चमोली जनपद में स्थित है। चौथा फूलों की घाटी 1982 में राष्ट्रीय उद्यान स्थापित होता है, 87.50 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, चमोली में स्थित है। पांचवा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1983 में स्थापित होता है, 820.42 वर्ग किलोमीटर में, ये देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में विस्तृत है। जबकि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1989 जो कि 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, उत्तरकाशी में स्थित राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान और सबसे छोटा फूलों की घाटी। तो चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड राज्य के वन्य जीव विहार। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है गोविंद वन्य जीव विहार का, ठीक है। तो गोविंद वन्य जीव विहार की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में, 1955 में, और ये उत्तरकाशी में स्थित है। और गोविंद वन्य जीव विहार की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल है 485 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 485 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर आपको मुख्यतः देखने को मिलेगा हिमबाग यानी कि स्नो लेपर्ड, और स्पेशली देखा जाए तो स्नो लेपर्ड वगैरह और कस्तूरी मृग आदि का संरक्षण करने के लिए ही इस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी। वन्य जीव विहार से दो प्रकार से प्रश्न बनते हैं, एक तो या तो इनका स्थापना वर्ष पूछ लिया जाता है, और दूसरा इनका हमारा राज्य जनपद की स्थिति पूछ ली जाती है। और कभी कभी देखिए अपर लेवल के एग्जाम देते हैं, जैसे कि आप यूके पीसीएस प्रारंभिक वगैरह, तो वहाँ पर आपका कभी कभी क्षेत्रफल भी पूछ लेता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगला जो वन्य जीव अभ्यारण्य है हमारे दोस्तों, वो है केदारनाथ वन्य जीव विहार। तो केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना होती है 1972 में, और केदारनाथ वन्य जीव विहार का टोटल क्षेत्रफल है 957 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। केदारनाथ वन्य जीव विहार दोस्तों चमोली और रुद्रप्रयाग के केदारखंड क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पे भी जो स्पेशलिटी है इस केदारनाथ वन्य जीव विहार की, वो हमारी मुख्यतः कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए ज़्यादा यहाँ पे प्रयास किया गया है, ठीक है, कस्तूरी मृग संरक्षण। और इसके साथ साथ यहाँ पर हमारा स्नो लेपर्ड हो गया, और हिमालयन जो भूरा भालू होता है, इसके लिए भी कहीं ना कहीं इस वन्य जीव विहार को स्थापित किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सी वनस्पतियाँ हैं जिनको भी देख सकते हैं आप, जैसे कि बुरांस, और इसके साथ साथ स्प्रूस, मोरू, खरसू, पांगर, ये सभी प्रजातियाँ आपको देखने को मिलती हैं। इसके बाद देखिए अस्कोट वन्य जीव विहार, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये, इवन यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में भी यहाँ से क्वेश्चन बना था लास्ट ईयर कि अस्कोट वन्य जीव विहार कस्तूरी मृग, ठीक है, वहाँ पे आपको मिलान करना था। तो अस्कोट वन्य जीव विहार 1986 में स्थापित हुआ था, और 600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये पिथौरागढ़ जनपद में है। स्पेशली अस्कोट वन्य जीव विहार जो यहाँ पे बनाया गया, वो हमारा कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए बनाया गया, ठीक है, कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए है अस्कोट वन्य जीव विहार। अगला देखिए सोना नदी वन्य जीव विहार, इसकी स्थापना होती है 1987 में, और सोना नदी वन्य जीव विहार है हमारा दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये वन्य जीव विहार हमारा पौड़ी में फैला हुआ है, और इसका क्षेत्रफल है 301 वर्ग किलोमीटर। यहाँ वन्य जीवों में दोस्तों आपको हाथी, शेर, गुलदार वगैरह देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ सोना नदी वन्य जीव विहार में आपको घड़ियाल वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए बिनसर वन्य जीव विहार। तो बिनसर वन्य जीव विहार की स्थापना हुई थी 1988 में, और बिनसर वन्य जीव विहार है अल्मोड़ा में, और 47 वर्ग किलोमीटर में बिनसर वन्य जीव विहार फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बहुत से हमको वन्य जीव देखने को मिलते हैं, काला भालू, घुरल, काकड़ जो होते हैं हमारे पर्वतीय जो जंतु होते हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद देखिए मसूरी वन्य जीव विहार। तो मसूरी वन्य जीव विहार दोस्तों 1993 में इसकी स्थापना होती है, और 11 किलोमीटर में फैला हुआ ये विनोग माउंटेन क्वेल जो वन्य जीव विहार था दोस्तों, इसी का ही अपडेटेड नेम है मसूरी वन्य जीव विहार, ठीक है।
और यहाँ पर देखिए जो माउंटेन क्वेल है जो कि अब लगभग विलुप्त हो चुका है, IUCN की जो रेड डाटा बुक आती है ना उसमें इस पक्षी को विलुप्त घोषित कर दिया गया है। तो माउंटेन क्वेल जो पहाड़ी बटेर होता है वो अंतिम बार यहीं पे देखा गया था। कभी क्वेश्चन बन सकता है राज्य के किस वन्यजीव विहार में अंतिम बार माउंटेन क्वेल या पहाड़ी बटेर को देखा गया था, तो मसूरी वन्यजीव विहार या विनोग माउंटेन क्वेल वन्यजीव विहार, ये राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। ठीक है, इसके बाद देखिए नंदौर वन्यजीव विहार। तो नंदौर वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी 2012 में। नैनीताल में नंदौर नदी आती है दोस्तों, जो कि हमारी नानक सागर में मिल जाती है बाद में। तो इसी के आसपास का जो बेसिन एरिया है, जंगल है, उसी को नंदौर वन्यजीव विहार नाम से यहाँ पर संरक्षित किया गया है। और ध्यान रखेंगे इसका जो क्षेत्रफल है 270 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये राज्य का सबसे नवीनतम वन्यजीव विहार है। राज्य का सबसे नवीनतम वन्यजीव विहार है नंदौर वन्यजीव विहार। राज्य का सबसे प्राचीन वन्यजीव विहार रहेगा गोविंद वन्यजीव विहार। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा आपका कि उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार कौन सा है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार रहेगा केदारनाथ वन्यजीव विहार 957.20 वर्ग किलोमीटर। जबकि न्यूनतम क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार कौन सा हो जाएगा उत्तराखंड का, तो ये मसूरी वन्यजीव विहार या हमारा विनोग माउंटेन क्वेल वन्यजीव विहार। ठीक है, तो ये हो गए हमारे वन्यजीव अभ्यारण्य या वन्यजीव विहार। इसके बाद देखिए हमारे दोस्तों उत्तराखंड राज्य में 4 आपको संरक्षण आरक्षित भी देखने को मिलेंगे जो कि स्पेशली संरक्षित किए गए हैं। ठीक है, संरक्षक आरक्षित यानी कि कंजर्वेशन रिजर्व बोल सकते हैं जिनको, कंजर्वेशन रिजर्व, जिसमें पहला देखिए आसन वेटलैंड कंजर्वेशन, इसके साथ साथ झिलमिल जो हमारा कंजर्वेशन है, पवलगढ़ कंजर्वेशन, और इसके बाद हमारा नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, तो अभी एक एक करके सबके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें संरक्षण आरक्षित में सबसे पहले आसन वेटलैंड को। ठीक है, तो आसन वेटलैंड देखिए हाल में ही रामसर साइट में सूचीबद्ध हुआ, तो इससे जुड़े कुछ अन्य तथ्यों को देख लेते हैं एक बार। देखिए ये तो मैंने आपको उत्तराखंड करंट अफेयर में भी दिया था कि आसन वेटलैंड बना उत्तराखंड का पहला रामसर सूची में शामिल होने वाला कंजर्वेशन रिजर्व। जो हमारे 4 कंजर्वेशन रिजर्व हैं उसमें देखिए वेटलैंड भूमि के लिए जो हमारा रामसर सम्मेलन वगैरह हुआ था तो उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो उसी में हमारा आसन वेटलैंड, वेटलैंड का मतलब होता है दलदली भूमि या नम भूमि, गीली भूमि। ठीक है, तो रामसर साइट क्या होते हैं थोड़ा इसके बारे में भी आप देख लीजिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जान लीजिए रामसर साइट्स क्या होती हैं। तो रामसर सम्मेलन हुआ था दोस्तों 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में, और इस सम्मेलन संधि को आर्द्र भूमि संधि भी कहा जाता है कि विश्व में जितनी भी आर्द्र भूमियां हैं, वेटलैंड्स हैं, उनके संरक्षण के लिए ये समझौता हुआ था। इसको 1975 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था आर्द्र भूमि के संरक्षण और समुचित उपयोग के संबंध में मार्गदर्शन। भारत ने भी इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1 फरवरी 1982 को। और इसी रामसर जो हमारा कंजर्वेशन है, रामसर जो हमारा समझौता है, इसी के तहत आसन कंजर्वेशन को इसमें शामिल किया गया। तो आसन वेटलैंड दोस्तों हमारा देश का 38वां कंजर्वेशन रिजर्व बना जो कि रामसर साइट में सूचीबद्ध हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं आसन वेटलैंड की। तो आसन बैराज जो आपने सुना होगा, आसन नदी पर, आसन और यमुना नहर के संगम पर ही स्थित है और 444.40 हेक्टेयर में विस्तृत है ये। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं दोस्तों तो इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है 440.40 वर्ग हेक्टेयर। ठीक है, और ये चक्राता वन विभाग के अंतर्गत आता है जो हमारा आसन वेटलैंड है। और सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये आसन वेटलैंड की कि यहाँ पे जो जाड़े का मौसम होता है, जाड़े के मौसम में अगर आप यहाँ विजिट करेंगे ना तो आपको यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा देसी विदेशी प्रवासी पक्षी देखने को मिलेंगे। यानी कि जो पक्षी प्रवास करते हैं, माइग्रेट करते हैं, वो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पक्षी प्रेमी होते हैं जो फोटो वगैरह खींचते हैं तो उनके लिए बहुत स्पेशल प्लेस है और जैव विविधता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा आसन वेटलैंड। और उत्तराखंड का ये पहला कंजर्वेशन रिजर्व है दोस्तों जो कि रामसर साइट में सूचीबद्ध हुआ है। तो ये करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इससे क्वेश्चन आपके बनने की ज़्यादा चांसेस है आगामी परीक्षा में। ठीक है, और ध्यान रखेंगे दोस्तों आसन वेटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने से पर्यटन में वृद्धि होगी और यहाँ पे पक्षी प्रेमी आएंगे। ठीक है, जिससे पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। वेटलैंड के संरक्षण के लिए दोस्तों जो हमारा रामसर संगठन है जो बनाया गया इसके लिए, यहाँ से भी फंडिंग मिलेगी क्योंकि कोई भी चीज़ जैसे सूचीबद्ध होती है तो फिर वो हाईलाइट हो जाती है वर्ल्ड वाइड, तो उसके लिए फंडिंग वगैरह भी देते हैं बहुत से हमारे संगठन वगैरह। ठीक है, तो ये हमारा आसन वेटलैंड है। इसके बाद जो हमारा अगला जो संरक्षण आरक्षित है यानी कि कंजर्वेशन रिजर्व है वो है झिलमिल झील आरक्षित। चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो झिलमिल झील जो हमारा कंजर्वेशन है दोस्तों, यानी कि हम बोल सकते हैं झिलमिल कंजर्वेशन
रिजर्व, ये हमारा हरिद्वार में स्थित है और ये फैला हुआ है दोस्तों 3783.50 वर्ग हेक्टेयर क्षेत्रफल में। और ये 2005 में स्थापित हुआ। स्थापना वर्ष भी पूछ लेते हैं, ध्यान रखेंगे। आसन वेटलैंड कब स्थापित हुआ, तो 2005 में ही हुआ ये भी। और रामसर की साइट में सूचीबद्ध कब हुआ, तो 2020 में हुआ। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा झिलमिल झील आरक्षित है ये हरिद्वार जनपद में है और यहाँ पे आपको बारहसिंगा देखने को भी मिलेंगे। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए झिलमिल, आपको ये भी याद रखना, एक झिलमिल ताल हमारी वहाँ पे भी है। इसमें बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। जो झिलमिल ताल है हमारी टनकपुर में है, वो चंपावत जनपद में, वो केवल ताल है, वहाँ पे कोई आपका कंजर्वेशन रिजर्व नहीं है। ये हमारा झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो हमारा हरिद्वार में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। अगला देखिए पवलगढ़ संरक्षण आरक्षित, यानी कि पवलगढ़ जो हमारा कंजर्वेशन रिजर्व है दोस्तों, ये हमारे नैनीताल में स्थापित है और 5824.76 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 2012 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके बाद देखिए राज्य का जो सबसे नवीनतम हमारा कंजर्वेशन रिजर्व है वो है नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। पक्षियों के संरक्षण के लिए 2015 में नैनीताल में स्थापित हुआ। टोटल इसका अगर एरिया की बात करते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 21,224.56 वर्ग हेक्टेयर, ठीक, यानी कि टोटल अगर किलोमीटर में बात करें तो 111.9 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। और यहाँ पर दोस्तों देश के 1263 पक्षी प्रजातियों के सापेक्ष 600 पक्षियों की प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। देखिए भारत में टोटल 1263 पक्षी प्रजाति की उपलब्धता है, उसमें से पूरे 600 हमारे यहाँ पे इसी कंजर्वेशन में देखने को मिलता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है राज्य के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारे राज्य में दोस्तों एक हमारा उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान भी है, जिसको हम जानते हैं गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान के नाम से। तो गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में और इसकी क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 4.693 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ध्यान रखेंगे। और मुख्यतः साइबेरियन टाइगर होता है, लेपर्ड होता है, जंगली कैट होता है आदि, इन जानवरों के लिए यहाँ पे ये प्रसिद्ध है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ वनस्पतियों की जाति भी देखने को मिलेगी, जैसे कि ओक प्रजाति के बांज हो गए, तिलौज आदि वृक्ष भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो गोविंद बल्लभ पंत कब स्थापित हुआ, 1995 में, और लोकेशन कहाँ पे, नैनीताल में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ से दो ही प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। या तो आपका क्वेश्चन बनता है कि ये किस जनपद में स्थित है, या कब इसकी स्थापना हुई, या डीप में चले गया तो फिर क्षेत्रफल भी पूछ लेता है। अब देखिए दोस्तों जैव सुरक्षित क्षेत्र और विश्व धरोहर, इसकी थोड़ा हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमारे देखिए उत्तराखंड राज्य में एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको हम जानते हैं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों ये हमारा 3 जनपदों में फैला हुआ है, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद में, ठीक है। 3 जनपदों के टोटल एंटायर एरिया को नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1988 में हुई थी और इसी के अंतर्गत नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत ही फूलों का घाटी जो नेशनल पार्क है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी आते हैं, ठीक है। ये पूरे ही एंटायर एरिया को ये नाम दिया गया है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। कब स्थापित हुआ, 1988 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र को दोस्तों जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है उसी को 1988 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, और जबकि जो फूलों की घाटी है उसको विश्व धरोहर सूची में 2005 में शामिल किया गया। उत्तराखंड राज्य के अभी तक केवल 2 ही प्लेस ऐसे हैं जो कि विश्व धरोहर, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है उसमें शामिल है, ठीक है। प्लेस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर अमूर्त सूची की बात करें तो उसमें हमारा एक रम्मांग नृत्य भी है जो कि यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया है। वहीं हम बात करते हैं नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो इसका कुल क्षेत्रफल है 5860.6 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इतने क्षेत्रफल में फैला हुआ है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये आपने याद कर लेना। देखिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। नंदा देवी जो राष्ट्रीय पार्क था 1982 में ही स्थापित हुआ था और नंदा देवी पार्क ही इस एंटायर एरिया में आता है। और नंदा देवी केवल रिजर्व की अगर बात होगी, कभी भी नंदा देवी जैव मंडलीय रिजर्व की बात होगी तो 1988 होगा, पार्क होगा तो 1982, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। अब बात करते हैं दोस्तों जो हमारे वन्य जीव बोर्ड वगैरह है उत्तराखंड राज्य में, तो यहाँ पे देखिए वन्य जीव बोर्ड के गठन की व्यवस्था है दोस्तों। मुख्यमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है वन्य जीव बोर्ड का उत्तराखंड में। और यहाँ पर भी दोस्तों हमारा काम करता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, भारत में ही लागू है सब जगह वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में दोस्तों कुछ संकटग्रस्त जीव भी हैं दोस्तों जो कि विलुप्त होने की कगार में हैं, जैसे कि बात करूँ कस्तूरी मृग हो गया, ठीक है, बारहसिंगा हो गया, सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध बहुत कम दिख रहे हैं, लाल सिर वाले गिद्ध हो गए, ठीक है। उसके अलावा वल्चर बोलते हैं गिद्ध को, वल्चर। और माउंटेन क्वेल तो विलुप्त ही हो गया लगभग, पहाड़ी बटेर जिसको बोलते हैं। भूरे भालू इन पे संकट है जो कि हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऊद बिलाव भी नहीं मिलते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं अब,
ठीक है। तो ये हमारे कुछ विलुप्ति के कगार में दोस्तों और इनके संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं राज्य में। इसके अलावा देखिए कुछ वन्य जीवों के लिए विशेष प्रबंध भी किए गए हैं उत्तराखंड राज्य में, जैसे कि 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना मुख्य रूप से कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए की गई थी। तो हमारे जो केदारनाथ वन्य जीव विहार है इसकी स्थापना ही इसलिए की गई थी ताकि कस्तूरी मृग का संरक्षण हो सके। और दूसरा जो हमारा अस्कोट वन्य जीव विहार है ये भी कस्तूरी मृगों के लिए फेमस है। उत्तराखंड राज्य के 2 वन्य जीव विहार ऐसे हैं जो केवल और केवल कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए फेमस हैं। एक हो गया केदारनाथ वन्य जीव विहार, दूसरा हो गया अस्कोट वन्य जीव विहार। ठीक है। 1977 में दोस्तों महरुड़ी में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। तो महरुड़ी जो प्लेस है ये बागेश्वर में है। ठीक है, बागेश्वर में स्थित है महरुड़ी, और इसी महरुड़ी में दोस्तों हमारा कस्तूरी मृग रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई। ठीक है। और बात की जाए 1980-81 तो कस्तूरी मृग फार्म योजना के तहत 1982 में चमोली में एक प्लेस है कांचुला खर्क। तो कांचुला खर्क में एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र को स्थापित किया गया। कई बार क्वेश्चन बना है कि चमोली के कांचुला खर्क में किस वर्ष एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना हुई, तो 1982 में। ठीक है। और 1986 में आपको पता है दोस्तों अस्कोट में अस्कोट वन्य जीव विहार स्थापित किया गया, ये भी कस्तूरी मृग से ही संबंधित है 1986 में। 1991-92 में टाइगर वॉच योजना शुरू की गई उत्तराखंड में। और वहीं बात करते हैं दोस्तों हिम तेंदुओं की सुरक्षा के लिए 1990-91 में स्नो लेपर्ड योजना प्रारंभ की गई। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। ठीक है। और इसके अलावा जो भी पॉइंट है, जैसे कि दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ उत्तराखंड का जो पार्क है, कौन सा पार्क है जो केवल बाघों के संरक्षण के लिए भी स्पेशली फेमस है, तो जिम कॉर्बेट। उत्तराखंड में वर्तमान में बाघों की संख्या लास्ट जनगणना तक 442, देश में तीसरा स्थान है। हाथी के लिए जो हमारा पार्क स्पेशली फेमस है वो है हमारा राजाजी नेशनल पार्क। इसका आपने ध्यान रखिए, हाथी परियोजना का शुभारंभ राजाजी नेशनल पार्क में ही किया गया था, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक जो टूरिस्ट आते हैं या विजिटर आते हैं वो हमारे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। ठीक है। और अन्य जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों, और इन पॉइंट्स को तो आपने अच्छे से याद रखना है। इतने क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में यहाँ से बनते ही बनते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन निकल के आ सकता है। तो अच्छे से जितने पॉइंट बताए गए हैं आपको उनको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी मैं आपको जल्दी मिलूंगा परीक्षा वाले के नेक्स्ट टॉपिक में। और इस महाकुंभ में भाग लेने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं वो निश्चित ही सफलता के भागीदार होंगे, ये मेरा भरोसा है और ये आपसे वादा है। तो बिल्कुल ही निश्चिंत होकर तैयारी करते रहें, और जितनी भी प्रैक्टिस टेस्ट हो रहे हैं हमारे या जितनी टेस्ट सीरीज आ रही है चैनल पे उनको आप फॉलो करें। ठीक है। जल्दी मिलेंगे दोस्तों, अपना ध्यान रखें। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड।